Hello everyone, welcome to Legal Edge. My name is Siddhant Singh and I'm one of the faculty and a mentor at Legal Edge. So guys, हमने ऐसा सोचा कि बच्चे जब क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लीगल के ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग को पढ़ाई में हेल्प करेंगे। एंड लीगल एज का यूट्यूब चैनल एकमात्र प्लेटफॉर्म है आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए। तो लर्न विद लीगल एज में लीगल अवेयरनेस सीरीज के थ्रू इस बार जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लाया हूं दैट इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज। बट इस सेशन में एग्जैक्टली होने क्या वाला है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले आप लोग को इस टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करूंगा कि ये टॉपिक एग्जैक्टली क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन होने वाला है। देन इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पे एक लैंडमार्क केस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। सो गाइस, अंत तक वीडियो जरूर देखना। एंड ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हुआ कि सर हमें टॉपिक में ये वाली चीज समझ नहीं आई तो क्या करना है, कुछ नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लोग को चुपचाप अपने कमेंट वहां डाल देने एंड आई विल बी देयर टू आंसर दिस। सो गाइस, रिमोटनेस ऑफ डैमेज एग्जैक्टली होता क्या है? तो जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज एक दूसरे के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एंड कोई वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट अपनी परफॉर्मेंस नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अपनी टर्म्स कंडीशन जो फिक्स करी थी उसको परफॉर्म नहीं किया। अब ये परफॉर्मेंस ना करने पे अदर पार्टी जो सामने वाली पार्टी है उसके साथ कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है एंड कोर्ट जो इंजरी होती है उसमें सामने वाले को क्या अवार्ड करता है? डैमेजेस अवार्ड करता है। तो गाइस, एग्जैक्टली हमें ये पहले समझ आना चाहिए कि जो भी पार्टी जिसके साथ लॉस ऑफ इंजरी हो रहा है या जिसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो वो एग्जैक्टली उसको क्या नुकसान हुआ है। अब यहां पे जो हमें रिमोटनेस ऑफ डैमेज में आइडेंटिफाई करना है कि दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली द नेचर ऑफ इंजरी और द नेचर ऑफ लॉस हैज बीन कॉज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वक्त पे सामान आपके पास नहीं पहुंचता है तो आपको एग्जैक्टली क्या नुकसान हुआ है? क्या आपको बिजनेस के प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है क्या, या फिर आपको सामान का नुकसान हुआ? दैट इज व्हाट रिमोटनेस ऑफ डैमेज में देखना जरूरी है। बट इसका मेजरमेंट ऑफ लॉस से कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। तो मेजरमेंट का मतलब कि मुझे सर कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से 1 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, पर भाई ये नुकसान एग्जैक्टली किस नेचर का था? कि मैं ये अगर सामान मुझे वक्त पे डिलीवर हो पाता तो मैं इससे कुछ प्रॉफिट कमा सकता था या मैं कुछ अच्छा बिजनेस कर सकता था, वो वाला नुकसान। तो हमें पहले नेचर समझना है एंड यस इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी मेजरमेंट। बट इसमें सबसे सुपर इंपॉर्टेंट जो निकल के आता है, जो मैं यहां हाईलाइट करता हूं, दैट इज फोर्सेबिलिटी एंड नॉलेज। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना था दोनों पार्टीज के बीच में, क्या हम उस नुकसान को फोर्स ही कर पा रहे थे, क्या विजन कर पा रहे थे? एंड दोनों पार्टीज को वो नुकसान हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो उसका नॉलेज था क्या? ये दोनों फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड गाइस, अब इसको जो मैंने थ्योरी बताई ये अब एक मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एक डिलीवरी पर्सन जो एक डिलीवरी कंपनी के बिहाफ पे आ रहा है, और मुंबई में जो एक भाई साहब जिसको मैं बोल सकता हूं यहां पे मिस्टर शंभू, मिस्टर शंभू यहां पे रहते हैं, दैट इज इन मुंबई। इन्होंने एक डिलीवरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे 1,000 पेन चाहिए। ये पेन कब तक चाहिए ये चीज इन्होंने डिफाइन नहीं करी थी, बस इनने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे 1,000 पेन चाहिए। तो एक कंपनी यूजुअली 1 हफ्ते के अंदर या 1.5 हफ्ते के अंदर सामान डिलीवर कर देती है। तो शंभू को लगा कि 1 हफ्ते में तो सामान डिलीवर हो जाएगा एंड मैं फर्दर मुंबई में वो पेन्स को सेल कर पाऊंगा। अब भाई डिलीवरी वाले जो पर्सन थे इन्होंने 2 वीक ले लिए। कितने वीक ले लिए? 2 वीक ले लिए। अब शंभू के पास 2 हफ्ते तक पेन पहुंचे नहीं, इस वजह से शंभू को नुकसान हो गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये टर्म कि 2 हफ्ते में आपको डिलीवर करना चाहिए, विद इन 2 वीक्स डिलीवर करना चाहिए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म थी? द आंसर इज नो, ये बिल्कुल भी नहीं डिफाइंड था। तो क्या ये फोर्सिएबल था? अगेन द आंसर इज नो। तो फोर्सिबिलिटी नहीं थी, डिलीवरी वाला क्या करेगा? बट यस, इन्होंने विद इन टाइम, मतलब जितने डिजायर्ड टाइम में आ सकता था, इनने डिलीवर नहीं किया, इनने डिले कर दिया, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच तो जरूर किया है, इसमें तो दो राय नहीं है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए शंभू क्लेम कर सकता है। बट तुम्हें जो हो सकता था बिजनेस
आगे जाके जिससे तुम पेन लेके आगे फर्दर सेल करने वाले थे और जो भी तुम्हें प्रॉफिट हो सकता था, क्या इसके बारे में डिलीवरी कंपनी को बताया था? द आंसर इज नो। तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं? नहीं। अब यही चीज एग्जाम्पल जो है ये एक लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, दैट इज हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल। ये 1850s का केस है। इसमें जो हैडली थे उनके पास एक कॉर्न मिल थी। ये मैंने आप लोग के सामने एक फैक्ट्री का एक इमेज यहाँ पे दिया हुआ है। इस मिल में कॉर्न जो भी ग्रेन्स आते थे उससे आटा बनता था, यानी फर्दर सेल करते थे। बट इसी फैक्ट्री का जो हार्ट बोलेंगे, जो इनका एक मेजर पार्ट था, दैट वाज क्रैंकशाफ्ट, ये टूट गया। अब हैडले के पास इसका कोई भी स्पेयर पार्ट नहीं था। इनने सोचा या तो रिपेयर करा लें, अपने इंजीनियर से पूछा तो इंजीनियर्स ने बताया कि एक कंपनी है जो बैक्सेंडेल की है, बैक्सेंडेल से अपन ये सामान मंगा सकते हैं। सॉरी, तो ये क्रैंकशाफ्ट का जो एक प्रोटोटाइप था बैक्सेंडेल को पहुंचाया गया। उन्होंने कहा हाँ ये पार्ट हमारे पास है, हम ये पार्ट आपकी कंपनी को डिलीवर कर देंगे। मतलब इनके बीच में एक ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। बट बैक्सेंडेल ने जो भी लॉजिस्टिक कंपनी की थी उन्होंने डिलीवरी में डिले कर दिया। अब सामान जब वक्त पे नहीं पहुंचा, इस वजह से हैडली को क्या हो गया? मिल क्लोज रही एंड इनको बहुत सारा प्रॉफिट का नुकसान हो गया। किसको? हैडले को, क्योंकि भाई मिल बंद थी। अब जब मिल में ये क्रैंकशाफ्ट नहीं पहुंच पाए, इस वजह से ये फर्दर कुछ भी चीज को बना के, प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके डिलीवर नहीं कर पाए। अब ये केस चला गया कोर्ट में। इन्होंने बोला कि भैया सबसे पहले तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। कोर्ट ने कहा हाँ हैडली सही करे, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है। प्लस हैडली ने यहां पे क्लेम किया कि मुझे वो जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है, जो मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता था, वो भी मुझे चाहिए। अब कोर्ट ने कहा भाई देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हम मानते हैं, इसके लिए आप क्लेम कर सकते हो, इसके लिए इनको क्लेम मिला भी। बट ये वाली चीज कोर्ट ने एक्सेप्ट करी। बट उन्होंने बोला ये वाली चीज नहीं, नहीं, लॉस ऑफ प्रॉफिट वाली चीज यहां पे हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बना था तब रीजनेबिलिटी, फोर्सेबिलिटी एंड नॉलेज, मतलब ये कोई रीजनेबल कॉन्टेक्स्ट में क्या कि ये इतना प्रॉफिट तो अर्न कर ही सकता था। भाई कोई भी डिफाइन ही नहीं कर सकता कि मैं इतने सामान से इतना प्रॉफिट कर लूंगा। हो सकता है प्रैक्टिकल सिनेरियो में कुछ और ही ब्रेकडाउन हो जाए, आपको पता ही ना चले। मतलब आपने प्लान किया कि हाँ भाई रीजनेबल प्रॉफिट है, मैं हर एक प्रोडक्ट के यूनिट पे 100 रुपए कमा सकता हूं। मान लो डिलीवरी के प्राइसेस बढ़ गए, सरकार ने बैन कर दिया, तो रीजनेबिलिटी नहीं थी। फोर्सिएबल, हम तो ये चीज देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपने टर्म बताई नहीं थी कि हमें इतने समय में सामान चाहिए और हम इससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपकी मिल बंद हो गई, आपको नुकसान हो गया, इसके बारे में तो हम फोर्सी नहीं कर पाए थे एंड किसी को भी इस चीज का नॉलेज नहीं था। सो इस केस में जो बैक्सेंडेल डिफेंडेंट थे, इनके फेवर में केस चला गया और ये चीज इनको पता चली कि भाई जो चीज फोर्सिएबल नहीं है, जिसका नॉलेज कॉन्ट्रैक्ट बनते समय नहीं था, उसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। सो गाइस यही एक केस था जिसके थ्रू मैंने आपको रिमोटनेस ऑफ डैमेज एक्सप्लेन कर दिया। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसका आप चाहते हो कि हमें लीगल नॉलेज और ज्यादा मिलना चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करो। वी विल बी कमिंग अप विद दैट वीडियो। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। प्लीज गाइस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वी आर इवन देयर ऑन Facebook, Instagram and Telegram. And thank you so much guys once again. Bye bye, Siddhant sir signing off.